गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने पिछले टर्म में आपको माटी वाली चैप्टर को पढ़ाया और बताया आपको कि माटी वाली एक बहुत ही गरीब मजदूर महिला थी और जो मिट्टी गांव में मिट्टी माटा खान से लाती थी और गांव में बेचती थी। केवल अकेली वो ही एक हरिजन महिला थी जो मिट्टी ले जाकर गांव में देती थी सब, और मिट्टी के में पैसे देने के साथ साथ वो उसे कभी कोई रोटी दे देता था, कोई सब्जी दे देता था, कोई उसे चाय पीने को दे देता था। इस तरीके से उसको अपने प्यार का इजहार करते थे। लोग उसे बहुत सम्मान भी करते थे। माटी वाली भी गांव वालों का बहुत सम्मान करती थी। एक बार एक घर में जाती है वो, और वो माटी वाली को, मैं एक बार दोबारा से इस कहानी को रिपीट कर दूं ताकि आप उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ सको। तो बच्चों, माटी वाली जो थी वो एक घर में जाती है मिट्टी देने के लिए। घर की जो मालकिन होती है वो उसे चाय बना के लाती है पीतल के गिलास में और उसको चाय देती है, और इसके साथ उसको 2 रोटियां भी देती है। जैसे ही वो चाय लेने जाती है वह उन रोटियों में से एक रोटी उसको दे देती है, अपने कपड़े जो सिर पे जो कंटर रखती थी कपड़े में बांध के उसमें बांध लेती है, और एक और मुंह चलाने का नाटक करती है ताकि उसको ये एहसास ना हो कि वो रोटी उसने छिपा कर रख ली है। वो रोटी उसके परिवार में, क्योंकि उसके परिवार में केवल एक उसका बूढ़ा पति था, एक वो स्वयं थी। वो उन रोटियों में से क्या करती थी, कुछ वो रोटी खा लेती थी और कुछ वो अपने पति के लिए ले जाती थी ताकि उसे शाम को रोटी बनानी ना पड़े। इस तरीके से वो उसकी दिनचर्या चलती रहती थी। तो माटी वाली जब उसे पीतल के गिलास में उसे चाय लेके आती है तो बड़ा उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों के पास स्टील के बर्तन मोस्टली देखे जाते हैं। तो वो इसका कारण भी पूछती है कि क्या कारण है कि तुमने पीतल के बर्तनों में अभी भी संभाल कर रखा है। तो घर की मालकिन बताती है उसे कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे पूर्वजों की विरासत को हम इस तरीके से नष्ट कर दें बेच करके। उन्होंने किन परिस्थितियों में इन सामान को जोड़ा होगा, ये इसलिए मेरे मन में उन सामान के प्रति बहुत श्रद्धा है और बहुत ही सम्मान है। मालकिन माटी वाली को ये सुनकर बड़ा उसके प्रति सम्मान पैदा होता है और वो वहाँ बैठकर चाय पीती है। हालांकि सब्जी की इच्छा रखती है वो, ताकि उसे सब्जी भी नहीं बनानी पड़े, लेकिन मालकिन कहती है कि चाय से ही खा ले। और चाय जब भूख लगती है तो चाय भी उसे सब्जी जैसी प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि भूख मीठी होती है ना कि भोजन मीठा। यानी खाने में स्वाद नहीं होता बल्कि भूख में स्वाद होता है। अगर अब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगने पर उसे खराब खाना भी अच्छा लगने लगता है, और अगर पेट भरा होता है और उसे भूख नहीं लगती है तो कितना भी अच्छा व्यंजन बना दिया जाए वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो यही तक मैंने आपको बताया कि कहानी में किस तरीके से बताया गया। अब इसके अलावा मैं इससे आगे की घटना को बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से वो आगे उसने कहानी को मोड़ दिया माटी वाली ने, और उसके साथ क्या क्या व्यतीत हुआ जिससे उसे कितना कष्ट हुआ। तो उसने क्या करा कि जब वो खा रही थी कि चाय और रोटी खा रही थी, थोड़ी देर में दूसरे घर में जाती है मिट्टी डालने, और दूसरे घर वाले भी उसको इसी तरीके से 2 रोटी देते हैं। इस तरीके से उसके पास 3 रोटियां थी जो उन्हें वो संभाल कर रख लेती है ताकि वो अपने पति के लिए ले जा सके। अब हम इससे आगे की घटना को पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसने आगे का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने बताया, इसके खरीदार कई बार हमारे घर चले। मालकिन ने बताया उसको कि जो पीतल का गिलास है उसको खरीदने के लिए कई बार लोगों ने चक्कर लगाए, लेकिन मुझे पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देगा। पुरखों की जो मेरी पूंजी है, विरासत में जो मुझे मिली है, मैं उसे बेचकर उसे नष्ट नहीं करना चाहती। मेरे लिए उनके लिए सम्मान की भावना है। हमें
क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने की बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीजें जिनकी हमारी नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारा हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब। उसने बताया, मालकिन ने बताया कि ये जो व्यापारी आते हैं घरों से लेने के लिए, वो इतने सस्ते दामों में ले जाते हैं, जबकि पीतल के दाम बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसके अलावा उसने बताया कि कांसा भी एक धातु होता है, कि कांसे के बर्तन तो आप पूरे समाज में देखने को कहीं भी नहीं मिलते। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, भाड़े मीन्स बर्तन, या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। मिट्टी वाली ने बताया कि अब जितना आप सोच रही हैं ऐसा हर व्यक्ति की सोच नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति इस तरीके से नहीं, क्योंकि आजकल सबके घरों में या तो स्टील के बर्तन होते हैं या कांच के बर्तन मिलते हैं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुरानी जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं है। मालकिन ने कहा कि हम लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि विकास की अंधी दौड़ में घर मकान इधर उधर उथल पुथल हो रहा है सारे समाज में। तो वो मिट्टी वाली कहती है, आप तो फिर भी पैसे वाले हो, पैसे वालों को यहाँ नहीं कहीं और मिल जाएगा, लेकिन मेरी तरफ देखो, मेरा तो ये सारा संसार ही मेरा इस गांव से जुड़ा हुआ है। मेरा जीवन तो इसी से निकल जाएगा। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे कंटर और खोल कर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। यानी दूसरे घर में भी वो इसी तरीके से गई और कहा कि कल हर हालत में मिट्टी ले आना, और इस तरीके से उन्होंने भी उसे 2 रोटियां दी। उन्हें भी उसने कपड़े में एक छोटे से छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि यह रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है और वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। यानी जब वो घर पहुंचती है तो उसका जो बूढ़ा पति है वो भी उसका बेताबी से इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो एक अपाहिज और बीमार व्यक्ति है। और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो रसोई में जाती है और वो इंतजार करता है कि उसे खाना मिले। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे सुनाई देगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसे लगने लगा कि जो बात उसने मालकिन से कहा था वहाँ पर, वही बात उसके कानों में गूंजने लगी। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, जितना ही तेज चलो फिर भी पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है और सुबह से पूरा दिन माटा खान से मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों में मिट्टी ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों को बेकार करनी होती है। यानी कहने का लेखक बताता है कि उस माटी वाली की स्थिति कि ना तो उसके पास कोई खेत है, ना कोई जमीन का कोई टुकड़ा है जहाँ वो खेती वेती करके अपना जीवन यापन कर सके। एक छोटी सी झोपड़ी है, वो भी किसी की जमींदार की जमीन पर बनी हुई है, जिसने उसे दे रखा है। उसके बदले में उससे इतना सारा काम कराता रहता है उल्टा सीधा, और उसे मजबूरन उसका काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। नहीं, अपने बुड्ढे को
कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। यानी घर पहुंचने का रास्ता वहां से 1 घंटे का था। तो उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि रोजाना उसे रूखी रोटी देती थी क्योंकि गरीब स्थिति थी उसकी, कभी उसे पैसे इतने नहीं होते थे। तो उसने कहा लेकिन आज उसे 3 रोटियां मिल गई और जो बचे हुए से जो रोटी बनाती थी उन पैसों से उसने कहा कि आज मैं प्याज ले जाऊंगी और प्याज कूटकर सब्जी बनाऊंगी। और वो मन में सोचती है कि जब पति मेरा वो पूछेगा, सोचेगा कि आज वो रोटी 1 देगी, तो उसे जब उसके सामने सब्जी देखेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऐसे मन में उसके तरह तरह के विचार आ रहे होते हैं। तभी वो घर पहुंचती है। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़र उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। जैसे ही लेकिन घर पर वो पहुंची तो उसने अलग ही सीन देखा। हर बार की तरह उसने उसका जो पति था, जैसे ही वो घर पहुंचती थी तो वो आहट सुन के एकदम चौंक जाता था और उसे देखता था बड़ी कातर नजरों से, क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। लेकिन आज जब जैसे ही माटी वाली घर में गई तो उसने देखा कि वो ना तो चौंका, ना ही उसमें कोई हरकत हुई जो उससे ऐसा लगे। लेकिन क्योंकि वो उसकी जो बूढ़ा था उसकी मौत हो चुकी थी और वो उस जीवित नहीं था, और इसलिए उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की शरीर में उसके में। तो उसको देखकर तभी उसने दूसरी कहानी, बड़ी दर्दनाक कहानी बताता है लेखक, कि टेहरी बाग पुनर्वास के साहब से उसने पूछा कि वे रहती कहाँ है। लेकिन तभी क्या हुआ कि वहाँ टेहरी गांव में एक बांध बनाया जा रहा था और बांध में के कारण जो जगह थी उसकी झोंपड़ी थी वो उस चीज़ में आ रही थी जिसको वो तोड़ने के लिए, और जो माटा खान था उसे तोड़ने के लिए। तो उसने कहा कि ये तो मेरी है। तो उसका जो ऑफिसर था उसने कहा कि आप इसका जो रहने का निवास प्रमाण पत्र है जिसे आपसे पूछा जाता है आधार कार्ड लाइए। तो उससे भी ये पूछा कि तुम जो यहाँ रहती हो इसका प्रमाण पत्र लेकर आओ। मेरी जिंदगी में तो इसी शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? उसने कहा कि मेरे पास, मेरी तो जिंदगी भाई अपना प्रमाण पत्र ला। बोले नहीं, मेरी तो जिंदगी यहीं गुजर गई थी। उसने कहा माटी कहाँ से लाती थी? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। वो कहती है कि नहीं, हमें ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें जो तुम्हारे प्रमाण पत्र हैं उनकी आवश्यकता है, उन्हें दिखाने की तुम्हें जरूरत है। बांध बनने के बाद में काम की साहब वहाँ, क्योंकि वहाँ पर माटा खान की जगह जो सरकार थी वो बांध बना रही थी। तो उसने कहा अगर आप यहाँ पर बांध बना दोगे तो साहब मैं कहाँ से खाऊंगी, क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी उसको इसका रोना आता है। वो बूढ़ी जो औरत थी, लेकिन क्योंकि उसके घर में चारों ओर पानी पानी भर जाता है, क्योंकि उसके पास कोई वास्तविक कागज नहीं होते हैं, तो उसके मुंह से केवल एक बात ही निकलती है, क्योंकि उसको अपने पति को जहाँ माटा खान में वो जलाने ले जाती थी वहां पर पानी भर गया।
तो केवल उसके मुंह से केवल एक ही बात दुखी होकर निकलती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी जहाँ पर वो जलाया जाता है ये उस चीज़ को नहीं लोगों को छीनना चाहिए। तो इस तरीके से एक विस्थापन की समस्या का बड़ा ही मार्मिक वर्णन लेखक ने बताया है। अब आप जानना चाहोगे कि विस्थापन कहते कैसे हैं। जब सरकार क्या करती है, जब विकास होता है तो विकास में जो चीज़ नई चीज़ बनती है, नई चीज़ बनने के लिए जो रास्ते में जो भी व्यवधान डालती है चीज़, उस चीज़ को गवर्नमेंट क्या करती है, उसका हर्जाना देती है, चाहे मालिक का मन हो या ना हो, लेकिन उसको मजबूरन उस चीज़ को देना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके शहर में भी मेट्रो लाइन बन रही है, तो रास्ते में अगर कोई भी पेड़ आ रहा है या कोई भी किसी की शॉप आ रही है या किसी का घर आ रहा है, तो उस सबको तोड़कर उस जगह से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लेके जाया जाएगा। तो इस विकास की अंधी दौड़ में विकास आगे, एक ओर तो हमारे देश का विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो हमारी गरीब जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आपको पता है कि जहाँ इंसान इतने साल से स्टैंड कर रहा हो, उसे दोबारा अपना जीवन स्टैंड करने में लगाना हो तो उसे कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी, ये इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हो। तो यही माटी वाली पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है। ठीक है, अब बच्चों, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मोस्टली आते हैं। उन्होंने कहा है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। समझ से वे कौन से कारण नहीं होंगे जिनके रहते माटी वाली को समझ। तो यानी वो ये बताते हैं ये कारण रहे होंगे कि माटी वाली बहुत समय से उस शहर में मिट्टी दे रही है उसका वो इसलिए उसके सिर पर जो कंटर रखती थी उससे और उसकी वेशभूषा से, क्योंकि पूरे टेहरी गांव में एक इकलौती वही मिट्टी देने वाली औरत थी, इसलिए काफ़ी समय से मिट्टी दे रही थी लोगों को, गांव वालों को। इसलिए हर व्यक्ति उसको व्यक्तिगत तौर पर पहचानता था और जानता भी था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, माटी वाली के पास अपने अच्छे या टेहरी गांव में के घर घर में जाकर मिट्टी बेचती थी, उनसे जो पैसा मिल जाता था उससे फिर अपने खाने की चीज़ खरीदती थी और शाम को अपना खाना बनाती थी और इन सब कामों में इतना थक जाती थी कि सो जाती थी। तो उसे अपने अच्छे या बुरे भाग्य के सोचने के लिए समय ही नहीं था। वह कुछ सोच ही नहीं पाती थी कि उसके जीवन में क्या कष्ट है। भूख मिट्टी की भोजन मीठा, इम्पोर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड भी। भूख मैंने ये पढ़ाते समय भी आपको समझाया से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या है इसका अभिप्राय, मीन्स मतलब कि जब भूख लगती है व्यक्ति को तो खराब भोजन भी उसे स्वादिष्ट लगता है, और उसमें अगर आपको भूख नहीं लगती, स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है तो वो भी भोजन अच्छा नहीं लगता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्वाद जो है वो व्यक्ति के भोजन में नहीं बल्कि भूख में होता है। अगर भूख अच्छी है तो भोजन अच्छा है, अगर भूख अच्छी नहीं है तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। फोर्थ क्वेश्चन है, पुरुषों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बिल्कुल सही बात है। हमें लेखक उसके माध्यम से, मालकिन के माध्यम से कहलवाता है कि क्या होता है, लोग पुरखों की कमाई को उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके पीतल के बर्तन में वो चाय लेके आती है गिलास में, तो उसको देखकर कहती है कि आजकल कोई भी पीतल के बर्तनों को सब बेच देते हैं और स्टील के बर्तन ले आते हैं। तो लेकिन मालकिन कहती है कि नहीं, मुझे पुरखों की जो, मेरे पूर्वजों की जो मेहनत से कमाई हुई चीज़ से ये अर्जित की हुई जो पूंजी है, मुझे उसे हराम के भाव बेचना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके क्योंकि और हमें भी इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए अपने पूर्वजों की, क्योंकि वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी परेशानी के साथ हमारे लिए चीज़ें अर्जित करते हैं, तो उन्हें हमें इस तरीके से नहीं बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो यानी किस प्रकार, यानी जो माटी वाली है वो बहुत ही गरीब महिला है और उसके लिए गरीब महिला के कारण जो रोटी वो मजदूरी करती है और रोटी इकट्ठी करती है, वो बहुत ही उसकी मजबूरी को, गरीबी और मजबूरी को प्रकट करता है। 6 क्वेश्चन, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। यानी इन शब्दों से, उसकी सोच से पता चलता है कि माटी वाली अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो ये कहती है कि जब जैसे ही उसके पास पैसा आता है या जैसे ही उसके पास रोटियां आती हैं तो वो निश्चय कर लेती है कि आज वो उसे अपने जो बुड्ढे को वो खाली रोटी नहीं देगी बल्कि उसे स्वादिष्ट भोजन देगी और सब्जी जो भी उसकी हैसियत के हिसाब से वो उस प्याज खरीदेगी और उस प्याज को कूट कर सब्जी बनाएगी ताकि वो उसका बुड्ढा खुद जाएगी। इस बात से, इस सोच से हमें पता चलता है कि माटी वाली के हृदय में अपने पति के प्रति, बुड्ढे के प्रति, बीमार पति के लिए बहुत ही सम्मान है, बहुत ही प्यार है जो उसके शब्दों में नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी व्यक्ति कहता है कि मौत के बाद, शमशान कब होता है? व्यक्ति मौत के बाद पहुंचता है, कम से कम वहाँ तो शांति मिलनी चाहिए। लेकिन गरीब जब विस्थापन की समस्या हो जाती है तो व्यक्ति को क्या होता है, उसे शमशान भी नसीब नहीं होता। इसलिए वो कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की समस्या पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विस्थापन मैंने आपको बार कई बार समझाया कि विस्थापन कैसे है। जब विकास की जो अंधी दौड़ होती है कि जिसके कारण, विकास के कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो अगर देश का विकास करता है तो एक और जो गरीब जनता है उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि जैसे कि आप बांध बनाए जाते हैं तो बांध बनाने के एक और तो बिजली उत्पादन होता है, लेकिन दूसरी ओर जो जनता को कष्ट सहने होते हैं उसके बदले में उनको अपनी जमीन देनी होती है, अपना संपत्ति देनी होती है, उसके कारण उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए जो विस्थापन, हमारे देश को विकासशील देश है हमारा देश, उसमें बहुत सारी समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है। तो बच्चों, आप इसकी मैं PDF क्वेश्चन आंसर्स की भेजूंगी, आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके अलावा चैप्टर को बारीकी से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, आपको स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी और क्वेश्चन आंसर्स भी, आपको स्टोरी पढ़ोगे तो काफ़ी मैं समझा चुकी हूँ और काफ़ी उसको पढ़कर आपकी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, मैं आज इतना ही कराऊंगी। ठीक है, जय हिंद बच्चों।